आप देख रहे होंगे इंटरनेट पर पिछले कुछ दिनों से ग्रोक एआई ने धमाल मचाया हुआ है। खासकर ये धमाल उसके राजनीति या खासतौर पर भाजपा से जुड़े सवालों के जवाब को लेकर है। ऐसे सवाल जवाब देने वाला चैट जीपीटी भी पिछले साल आया था, लेकिन पब्लिक ने उसको राजनीति के लिए कम यूज किया। ग्रोक एआई एक्स कंपनी का डेवलप किया हुआ एआई है, जो शायद हिंदी में चुटीले और आसान जवाब देने की वजह से लोकप्रिय हो रहा है। भारत में लोग ग्रोक से भारतीय राजनीति और नेताओं से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं। पर क्या आपने सोचा है, अगर ग्रोक से उत्तराखंड की राजनीति और यहाँ के नेताओं से जुड़े सवाल पूछे जाएं तो वो क्या जवाब देगा? जैसे उत्तराखंड का सबसे भ्रष्ट नेता कौन है, या सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कौन है, किस पार्टी की वजह से गैरसैंण उत्तराखंड की राजधानी नहीं बन पाई, या फिर उत्तराखंड में पहाड़ विरोधी नेता कौन है? नमस्कार, मैं मंजुल। आज की वीडियो में जानते हैं ग्रोक कितना जानता है उत्तराखंड को। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ग्रोक एआई इतना लोकप्रिय क्यों हो गया। कुछ सवाल पूछते हैं, शायद इन सवालों के जवाब से हमें समझ में आए कि ये इतना लोकप्रिय क्यों है। तो हमारा पहला सवाल है, कुमाऊनी गढ़वाली अंदाज में उत्तराखंड के बारे में बताओ। ग्रोक का जवाब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उत्तराखंड भाई हमारा पहाड़ों का स्वर्ग है। कुमाऊनी गढ़वाली नज़रिए से देखो तो ये धरती ऐसी है जहाँ की देवभूमि कहलाती है। यहाँ की हर गलियों में, हर ढलानों में और हर नदी झरनों में बस एक अलग ही बात है। कुमाऊं में अल्मोड़ा नैनीताल की ठंडी हवा और चीड़ देवदार के जंगल मन मोह लेते हैं, तो गढ़वाल में बद्री केदार के दर्शन से आत्मा को शांति मिल जाती है। यहाँ का खान पान भी कमाल को है भाई। कुमाऊनी रोटी, भटकी चुरकानी और आलू के गुटके खाओ तो स्वाद ऐसा कि जीभ न भूल पाए। गढ़वाली थाली में मंडवे की रोटी, गहत की दाल और झंगोर की खीर हो तो बस मज़ा आ जान दो। और हाँ, हम पहाड़ी लोग बड़े सीधे साधे, मेहनती और हंसमुख हैं। त्योहारों में नाच गान, ढोल दमाओं की थाप पे थिरकना हमको खूब भाएं। गंगा यमुना की गोद में बसाई उत्तराखंड सच में प्रकृति और संस्कृति का अनमोल तोहफा है। यहाँ आके देखो, पहाड़ की हवा में जो सुकून है वो कहीं और ना मिले। इस सवाल के जवाब से हमें समझ में आ रहा है कि इसने कुमाऊनी और गढ़वाली के शब्दों का इस्तेमाल किया है। इसके लिए इसके इंजीनियरों को अलग से बधाई देनी पड़ेगी कि उन्हें इतना लोकलाइज किया अपनी भाषा को। और शायद यही वो कारण है कि लोकलाइज होना, बहुत नज़दीकी भाषा में जवाब दे रहा है, तो इस वजह से भी ये एक लोकप्रिय हो सकता है। आइए से एक और सवाल पूछते हैं। उत्तराखंड के किसी पूर्व मुख्यमंत्री का इसी अंदाज में मजाक उड़ाओ। ग्रोक का कहना है, अरे भाई उत्तराखंड का एक पूर्व मुख्यमंत्री था, नाम लूंगा ना, पर सबको पता है वो जो पहाड़ों से ज़्यादा अपनी कुर्सी से चिपका रहता था। कुमाऊनी गढ़वाली अंदाज में कहूँ तो वो ऐसा था कि मानो ढोल की थाप पे नाच तो खूब रहा, पर काम का तालमेल बिल्कुल गड़बड़ा गया। जनता बोली, भैजी कुछ करो ना, सड़कें बनाओ, पानी लाओ, पर वो बस कुर्सी पे बैठ के चाय की चुस्की लेता रहा और बोलता हो ही जाल। जानदी है, सब ठीक हो ही जानदी है। अरे वो तो ऐसा मुख्यमंत्री था कि पहाड़ों की हवा से ज़्यादा उसकी हवा उड़ती थी, पर काम के नाम पे बस धुआं। गढ़वाल कुमाऊं की जनता ताकती रही और वो बस फोटो खिंचवाता रहा, मानो मुख्यमंत्री ना टूरिस्ट हो पहाड़ों का। इसके जवाब में भी ग्रोक ने थोड़ा पॉलिटिकल करेक्टनेस अपनाई है। कोई नाम नहीं लिया, अब ये हमारे ऊपर है हम किस मुख्यमंत्री से उसे जोड़ते हैं, लेकिन इसमें भी उसने कुमाऊनी गढ़वाली भाषा का इस्तेमाल किया है। एक और सवाल इससे पूछते हैं, इसी अंदाज में किसी और उत्तराखंडी नेता के बारे में बताओ। तो अभी बता रहे हैं, अरे भाई चलो अब एक और उत्तराखंडी नेता की बात कर लें, नारायण दत्त तिवारी जी। ये तो पहाड़ का वो चमकता सितारा था जो गढ़वाल कुमाऊं की गलियों से निकल के दिल्ली तक अपनी धाक जमाया गया। कुमाऊनी अंदाज में कहूँ तो वो ऐसा था कि मानो नैनीताल की ठंडी हवा में भी गरम गरम भटकी चुड़कानी बनाए देता था। और गढ़वाली ढंग से देखो तो वो ढोल की थाप पे ऐसा नाचता था कि सारा पहाड़ थिरकने लग जाए। पर हाँ, इनकी भी अपनी कहानी थी। 3 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना और फिर उत्तराखंड का भी कमान संभाला। लोग बोलते थे तिवारी जी तो पहाड़ का शेर है, पर कभी कभी ये शेर थोड़ा ज़्यादा ही शांत हो जाया करता था। काम के नाम पे तो बड़ा जोश दिखाया, पर कुछ पहाड़ी भाई बहन बोलते थे कि भैजी सड़क बिजली पानी की बात तो करो, फोटो खिंचवाने से कुछ ना होवे। फिर भी इनका नाम आज भी उत्तराखंड में गूंजता है, मानो कोई पुराना लोकगीत हो जो सबको याद तो है, पर गाने वाला अब नया ढंग ढूंढ रहा हो। तो इन सभी जवाबों से ये बात तो स्पष्ट है कि ये बहुत आसान भाषा में, बहुत नज़दीकी भाषा में और बिल्कुल लोकल भाषा में जवाब दे रहा है। और ये एक बड़ा कारण समझ में आता है इसके इतनी जल्दी लोकप्रिय होने का। अब इससे कुछ और आगे के सवाल पूछते हैं, इससे समझने की कोशिश करते हैं कि ये उत्तराखंड की राजनीति को कैसे देखता है। तो हमारा अगला सवाल होगा, उत्तराखंड का सबसे विवादित मुख्यमंत्री कौन है? इस सवाल के जवाब में ग्रोक का कहना है, भाई उत्तराखंड का सबसे विवादित मुख्यमंत्री कौन है, ये तो थोड़ा ढूंढने और सोचने वाली बात है, पर कुमाऊनी गढ़वाली अंदाज में कहूँ तो ऐसा लगता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम इस लिस्ट में ऊपर ऊपर आता है। 2017 से 2021 तक सीएम रहे त्रिवेंद्र जी के वक्त में कई बातों ने हंगामा मचाया। चारधाम देवस्थानम बोर्ड का मामला हो, जिसने पंडे पुजारियों को नाराज कर दिया,
या फिर 2021 में कुंभ मेले के टेस्टिंग घोटाले का इल्ज़ाम। इन सब ने उनकी कुर्सी को हिलाया और आखिर में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिर तीरथ सिंह रावत भी कम ना रहे भाई। 2021 में 4 महीने की छोटी सी पारी में ही उनके उटपटांग बयानों ने खूब सुर्खियां बटोरी। कभी जीन्स वाली बात, कभी कुंभ को लेकर ढीलापन। लोग बोलते हैं कि उनकी भी कुर्सी ज़्यादा दिन न टिकी। विजय बहुगुणा का नाम भी छूट ना सकता है। 2013 की बाढ़ के कुप्रबंधन ने उनकी साख को ऐसा डुबाया कि 2014 में कुर्सी छोड़नी पड़ी। हर नेता की अपनी अपनी कहानी है, पर त्रिवेंद्र जी का दौर शायद सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा, क्योंकि विवादों का ढोल उनके साथ खूब बजा। अब जनता की नज़र में कौन सबसे ऊंचा चढ़ता है, ये तो पहाड़ी हवा की तरह बदलता रहता है। तो विवादित मुख्यमंत्री में इसने 3 नाम लिए और तीनों के अपने अपने कारण इसने बताए। एक और सवाल इससे पूछते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ग्रोक से जानने की कोशिश करते हैं कि गैरसैंण राजधानी क्यों नहीं बनी। भाई, गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी क्यों नहीं बनाया गया, ये सवाल तो पहाड़ी हवा जितना ही पुराना और उलझा हुआ है। कुमाऊनी गढ़वाली अंदाज में कहूँ तो ये ऐसा है मानो ढोल की थाप तैयार हो पर नाच शुरू ही ना हो सके। चलो इसकी वजह समझते हैं। सबसे पहले बात तो यह है कि जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग राज्य बना, तब देहरादून को अस्थायी राजधानी बना दिया गया। गैरसैंण का नाम तो राज्य आंदोलन से ही गूंज रहा था। लोग चिल्लाते थे पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो। गैरसैंण चमोली में ठीक बीचों बीच बसा है, गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ता है, तो जनता की भावना इसके साथ थी, पर सरकारों ने इसे बस टालते ही रखा। एक बड़ी वजह भौगोलिक मुश्किलें। गैरसैंण ऊंची पहाड़ी पर है, सड़कें रास्ते अभी भी पक्के नहीं, बिजली पानी की व्यवस्था ढंग से नहीं। दीक्षित आयोग जो 2008 में राजधानी की जगह ढूंढने के लिए बना था, उसने भी कहा कि गैरसैंण में स्थायी राजधानी के लिए ढांचा तैयार करना मुश्किल है, भूकंप का जोखिम भी है और मैदानी इलाकों से कनेक्टिविटी कमजोर है। आयोग ने देहरादून और काशीपुर को बेहतर बताया। फिर राजनीति का खेल भी कमाल का है भाई। हर पार्टी गैरसैंण का नाम तो लेती है, पर कुर्सी मिलते ही देहरादून की सुविधा छोड़ने को तैयार नहीं। 2020 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी तो बना दिया, पर साल में बस चंद दिन वहाँ सत्र चलता है, बाकी वक्त देहरादून ही ठिकाना रहता है। लोग बोलते हैं ये तो जनता की आंखों में धूल झोंकना है। और हाँ, पैसों की भी बात है। 2 राजधानियाँ चलाना छोटे राज्य के लिए महंगा सौदा है। देहरादून में पहले से सचिवालय, विधानसभा, हाईकोर्ट सब तैयार है। गैरसैंण में सब नया बनाना मतलब खर्चा ढेर सारा। तो बस गैरसैंण आज भी जनभावनाओं की राजधानी तो है, पर असल में कुर्सी की सत्ता देहरादून में ही ठहरती है। जनता ताकती रह जाती है और नेता लोग बोलते हैं हो ही जा लो, थोड़ा इंतजार करो, पर ये इंतजार कब खत्म होगा ये तो पहाड़ी कोहरा ही जानता है। एक और सवाल इससे पूछते हैं उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ा कि उत्तराखंड में क्षेत्रीय दल क्यों नहीं उभरे। हमने इससे पहला सवाल कुमाऊनी गढ़वाली अंदाज में जवाब देने को कहा था पहले सवाल के समय। तो लगभग सभी सवालों के जवाब की शुरुआत में एक कुमाऊनी गढ़वाली शैली अपनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसको समझते हैं, उत्तराखंड में क्षेत्रीय दल क्यों नहीं उभरे। भाई, उत्तराखंड में क्षेत्रीय दल क्यों नहीं उभरे, ये सवाल तो ऐसा है मानो पहाड़ी नदी में मछली ढूंढो और खाली हाथ रह जाए। कुमाऊनी गढ़वाली अंदाज में कहूँ तो ये धरती जितनी सीधी सादी है, उतनी इसकी सियासत में भी गड़बड़ झाला है। चलो इसकी वजहें देखते हैं। सबसे पहली बात, उत्तराखंड का राज्य आंदोलन तो बड़ा जोरदार था, पर वो किसी एक क्षेत्रीय दल के झंडे तले नहीं लड़ा गया। गढ़वाल कुमाऊं की जनता ने मिलकर अलग राज्य 2 की मांग उठाई और इसमें ज़्यादातर नेतागिरी कांग्रेस और बीजेपी तब जनसंघ के हाथ में थी। 2000 में जब राज्य बना तो ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां पहले से ही पहाड़ों की सियासत में जड़ें जमा चुकी थी। क्षेत्रीय दलों को पैर जमाने का मौका ही नहीं मिला, मानो चीड़ के जंगल में नया पौधा उगाने को जगह ना मिले। दूसरी बात, यहाँ की जनता की मांगें सड़क, बिजली, पानी, रोजगार ऐसी थी जो राष्ट्रीय पार्टियां वादों में घुमा फिरा के पेश कर देती थी। बीजेपी बोली हम केंद्र से मदद लाएंगे और कांग्रेस बोली हमने तो आंदोलन में साथ दिया था। बस जनता इनके भरोसे चलती रही। कोई क्षेत्रीय दल अगर उठता भी तो उसके पास न तो नेता था, न तो पैसा था, न ढांचा, और नहीं ऐसा नेता जो इन बड़े दलों को टक्कर दे सके। फिर गढ़वाल और कुमाऊं का आपसी तालमेल भी एक वजह है। दोनों इलाकों की संस्कृति, बोली और दिक्कतें थोड़ी अलग हैं, तो कोई एक क्षेत्रीय दल सबको एक साथ जोड़ नहीं पाया। मानो मडवे की रोटी और भट्ट की चुरकानी एक थाली में परोस दो, पर स्वाद सबको एक ना भाए। ऊपर से पहाड़ी राज्य छोटा है, 21 लाख वोटर 2022 तक, और यहाँ की सीटें भी कम, तो राष्ट्रीय दलों का दबदबा आसान हो गया। कभी कभी कोशिश हुई भी। उत्तराखंड क्रांति दल बना था 1979 में और राज्य आंदोलन में इसकी बड़ी भूमिका थी, पर बाद में बिखर गया। आपसी झगड़े, नेताओं का दल बदल और संगठन की कमजोरी ने इसे ढेर कर दिया। आज यूकेडी का नाम तो है पर दम ना बचा। लोग बोलते हैं भैजी यूकेडी तो ढोल की तरह था, शुरू में खूब बजा पर अब ताल भूल गया। और हाँ, केंद्र पर निर्भरता भी बड़ी बात है। उत्तराखंड को स्पेशल स्टेटस का पैसा, सड़क, रेल प्रोजेक्ट सब दिल्ली से आता है। राष्ट्रीय पार्टियां इसका फायदा उठाती हैं और क्षेत्रीय दल ये वादा नहीं कर पाते। तो बस पहाड़ की सियासत में बीजेपी, कांग्रेस की थाप चलती रही और क्षेत्रीय दल मानो कोहरे में गायब हो गए।
जनता सोचती है कभी तो अपना ढंग का दल आएगा, पर अभी तो वही पुराना गीत बज रहा है। इसने एक लंबा चौड़ा जवाब दिया कि यूकेडी उत्तराखंड में क्षेत्रीय दल क्यों नहीं उभरे। इसने सीधे यूकेडी को रेफरेंस लेकर उसके जवाब दिए, और ये जवाब, इन जवाबों को देखकर लगता है कि ये इंटरनेट पर मौजूद जो भी जानकारी है, जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी खबरें हैं, उनको लेकर ये अपना आंसर बताता है। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि ये सभी पक्षों को अनबायस तरीके से सामने लाने की कोशिश करता है। आइए इससे एक और सवाल पूछते हैं, उत्तराखंड क्रांति दल का पतन क्यों हुआ? ये तो ऐसा है मानो पहाड़ी ढलान से गाड़ी लुढ़क गई और ब्रेक ही ना लगा। कुमाऊनी गढ़वाली अंदाज में कहूँ तो ये ढोल की थाप थी जो शुरू में खूब बजी, पर धीरे धीरे तार टूट गए और ताल बिगड़ गया। चलो इसकी वजहें देखते हैं। पहली बात, यूकेडी की नींव 26 जुलाई 1979 को पड़ी थी और इसका मकसद था पहाड़ का अलग राज्य बनाना। राज्य आंदोलन में इसने जनता को जोड़ा, नारे लगवाए, पहाड़ की अपनी सरकार चाहिए। जब 2000 में जब उत्तराखंड बना तो लगा कि यूकेडी अब सियासत का सूरज बनेगा, पर भाई राज्य बनते ही इनका असली इम्तिहान शुरू हुआ और ये फिसल गए। इसकी वजह बताते हुए कहते हैं कि पहली वजह है कि नेतृत्व का झोल। यूकेडी में शुरू से ही एक मजबूत नेता न उभरा जो सबको एकजुट रख सके। काशी सिंह यारी, दिवाकर भट्ट, त्रिवेंद्र सिंह पवार जैसे नाम आए, पर आपसी फूट और अहम की लड़ाई ने सब चौपट कर दिया। मानो गढ़वाल कुमाऊं की थाली में खाना तो परसा, पर सब अपने अपने हिस्से को खींचने लगे। दूसरी बात, संगठन की कमजोरी। यूकेडी के पास न तो पक्का ढांचा था, न पैसा और न ही जमीनी कार्यकर्ता जो गांव गांव जाके जनता से जुड़े। बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के आगे इनकी चाल धीमी पड़ गई। लोग बोलते थे यूकेडी तो आंदोलन में ठीक थी, पर अब कुर्सी कैसे संभालेगा। तीसरी बड़ी वजह, राजनीतिक रणनीति का फेल होना। राज्य बनने के बाद यूकेडी ने गैरसैंण राजधानी, पहाड़ी हित जैसे मुद्दे उठाए, पर इनको ठोस प्लान में ना बदल सके। 2002 के पहले चुनाव में इनको बस 4 सीटें मिली, फिर 2007 में 3 और 2012 में 1। धीरे धीरे जनता का भरोसा टूटता गया। ऊपर से कई नेता दल बदल कर बीजेपी कांग्रेस में चले गए, मानो भेड़ें बाड़ा छोड़ के भाग गई। चौथी बात, जनता की उम्मीद है। राज्य बनने के बाद लोग सड़क, बिजली, रोजगार चाहते थे। यूकेडी वादे तो बड़े करता था, पर सत्ता में ना होने से कुछ न कर सका। राष्ट्रीय पार्टियां केंद्र से मदद का लालच दिखाती थी और यूकेडी के पास ऐसा कोई जवाब न था। लोग बोलने लगे, भैजी बातें छोड़ो, कुछ काम दिखाओ। आखिर में 2017 और 2022 के चुनाव में यूकेडी का हाल ऐसा हो गया कि इनके जमानत तक जब्त होने लगी। आज ये नाम तो है पर दम ना बचा। कह सकते हैं यूकेडी वो पहाड़ी लोकगीत बन गया जो सबकी जुबान पर था, पर अब सिर्फ यादों में गूंजता है। पतन की वजह साफ है, न एकजुटता रही, न ताकत, और न ही वो जोश जो आंदोलन में दिखा था। बस पहाड़ की सियासत में कोहरे की तरह छट गया। ग्रोक के दिए इस जवाब से कुछ लोग सहमत हो सकते हैं, कुछ लोग सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसने जो 4 बड़े कारण बताए हैं, उम्मीद है यूकेडी के लोग भी इनको देख रहे हो और इसको लेकर कुछ करें। एक और सवाल इससे ग्रोक से पूछते हैं कि पहाड़ में तीसरे मोर्चे की क्या संभावनाएं हैं। पहाड़ में तीसरे मोर्चे की क्या संभावनाएं हैं, इसके जवाब में इसने मेनली अपने जवाब को 2 हेडिंग्स में बांटा है। पहला कि संभावनाएं कहाँ हैं, संभावनाएं कहाँ हैं, और दूसरा पर मुश्किलें भी कम ना हैं। संभावनाएं दिखाने के लिए इसने 4 पॉइंट दिखाए हैं कि जनता की नाराजगी, गैरसैंण का मुद्दा, युवा और सोशल मीडिया, और यूकेडी का सबक। इन 4 हेडिंग में इसने बताया है कि ये जनता नाराज तो है और गैरसैंण का मुद्दा अभी भी है, सोशल मीडिया में नौजवान खूब सक्रिय हैं, और यूकेडी को देखकर सबक लिया जा सकता है, तो एक कदम आगे से नया मोर्चा शुरू होगा। लेकिन मुश्किलें भी इसने बताई हैं। मुश्किलों पर इसने बताया कि बीजेपी कांग्रेस का दबदबा है, ये पार्टियां गांव-गांव तक फैली हैं, पैसा है, कार्यकर्ता है, केंद्र का साथ है। और मुश्किलें बताएं कि छोटा राज्य, कम संसाधन है, कम वोटर हैं और सियासत का खेल छोटा है। यहाँ तीसरे मोर्चे को न सिर्फ वोट चाहिए बल्कि विधायकों की गिनती भी चाहिए कि सरकार बना सके। ये आसान नहीं है। आपसी फूट, गढ़वाल और कुमाऊं के बीच थोड़ी बहुत अलग सोच तीसरे मोर्चे को भी तोड़ सकती है। सबको एक थाली में परोसना मुश्किल काम है। और चौथा, राष्ट्रीय पार्टियों की चाल। बीजेपी, कांग्रेस तीसरे मोर्चे को उभरने से पहले ही कुचल देती हैं, कभी पैसों से, कभी वादों से, कभी नेताओं को तोड़ के। तो क्या हो सकता है? फिलहाल तो तीसरा मोर्चा पहाड़ में कोहरे की तरह हल्का हल्का दिखता है, पर पकड़ में ना आता। अगर कोई मजबूत नेता उभरे जो जनता की नब्ज पकड़े, गैरसैंण, पलायन जैसे मुद्दों को जोरदार ढंग से उठाए और संगठन खड़ा करे, तो शायद ढोल की नई थाप बजे। पर अभी के हाल में देखो तो बीजेपी कांग्रेस की जोड़ी मानो मडवे की रोटी और घी की तरह है। जनता खाती तो है, पर स्वाद बदलने का मन भी करता है। तीसरे मोर्चे की संभावना है, पर वो ढूंढा अभी कोहरा छटने का इंतजार कर रहा है। आइए इससे एक और सवाल पूछते हैं जो थोड़ा इनसे हटके है कि परिसीमन से उत्तराखंड में क्या असर पड़ेगा। परिसीमन से उत्तराखंड में क्या असर पड़ेगा, इसका बहुत लंबा चौड़ा जवाब ग्रोक ने दिया है। आप देख सकते हैं। ये तो सवाल तो ऐसा है मानो पहाड़ की नदी का रुख पूछो। पता तो है कि बहेगी, पर कहाँ कहाँ टकराएगी वो देखने वाली बात है।
कुमाऊनी गढ़वाली अंदाज में कहूँ तो ये परिसीमन की हवा पहाड़ और मैदान दोनों को हिलाने वाली है। चलो ढंग से समझते हैं। पहले इसे समझाए कि परिसीमन क्या है, वो हम सभी जानते हैं। इसका उत्तराखंड पे असर क्या पड़ेगा। इससे पहला पॉइंट लिखा है मैदान बनाम पहाड़ का खेल। उत्तराखंड में 13 जिले हैं, 4 मैदानी और 9 पहाड़ी। और इसने बात करी है आगे की इनमें जनसंख्या घनत्व मैदानी जिलों में ज़्यादा है। अगर परिसीमन हुआ तो मैदानी जिलों की विधानसभा सीटें बढ़ सकती हैं और पहाड़ी इलाकों की या तो घटेंगी या वैसी ही रहेंगी। लोग बोलते हैं भैजी ये तो पहाड़ की आवाज़ दबाने वाला काम हो जान दो। सियासी ताकत का बंटवारा। अभी उत्तराखंड की विधानसभा में 70 सीटें हैं। अगर मैदान की सीटें बढ़ी, जैसे हरिद्वार की 11 और देहरादून की 10 और ऊपर चली गई, तो सियासत का जोर मैदानों की तरफ शिफ्ट हो जान दो। पहाड़ी मुद्दे जैसे पलायन, सड़क, गैरसैंण, राजधानी पीछे छूट सकते हैं क्योंकि नेता वोट बैंक के चक्कर में मैदानों पर ज़्यादा ध्यान देंगे। पहाड़ी अस्मिता का सवाल। राज्य आंदोलन का मकसद था पहाड़ की अपनी पहचान और हक, पर अगर परिसीमन से पहाड़ी सीटें कम हुई तो लोग बोलेंगे ये तो वही ढाक के 3 पात हैं, राज्य तो बनाया गया पर सत्ता मैदानों में चली गई। गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग और पलायन रोकने की बातें कमजोर पड़ सकती हैं। लोकसभा सीटों पर असर। अभी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हैं, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल। जनसंख्या बढ़ने से शायद सीटें न बढ़ें क्योंकि देश में कुल 543 सीटें फिक्स हैं, पर हर सीट का दायरा बदल सकता है। मैदानी इलाकों का दबदबा यहाँ भी बढ़ेगा। फायदे और नुकसान। फायदा इसने बताया कि मैदानी जिलों में वोटरों को बराबर प्रतिनिधित्व मिलेगा जो अभी भीड़ की वजह से कमजोर है। देहरादून, हरिद्वार में विकास की रफ्तार और तेज हो सकती है। और नुकसान यह है कि पहाड़ी इलाकों का प्रतिनिधित्व कमजोर होगा। पलायन, जंगल की आग, पानी की किल्लत जैसे मुद्दे और पीछे छूट जान दे। लोग कहते हैं मैदानों में तो चमक बढ़ जाती पर पहाड़ अंधेरे में रह जा दो। जनता और नेताओं की सोच। एक्स पे कुछ लोग लिखते हैं कि परिसीमन से उत्तराखंड की अस्मिता खतरे में पड़ जाती और पहाड़ी दलों को इसका विरोध करना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ का मानना है जनसंख्या के हिसाब से ठीक है पर पहाड़ के लिए खास नीति चाहिए। नेता लोग अभी चुप हैं पर चुनाव नज़दीक आए तो ढोल बजाने शुरू हो जाते। नतीजा इसने बताया है कि परिसीमन से उत्तराखंड में मैदान और पहाड़ के बीच का फर्क और गहरा हो सकता है। अगर सरकार ने पहाड़ी इलाकों के लिए अलग से कुछ ना सोचा, जैसे सीटों की न्यूनतम गारंटी या गैरसैंण को पक्की राजधानी बनाना, तो ये सियासत का कोहरा पहाड़ की आवाज़ को दबा सकता है। जनता बोलती है भैजी थोड़ा सोच समझ के करो, न तो पहाड़ रो जान दो। अब देखो ये ढोल की थाप कहाँ तक गूंजती है। ये तो हो गई ग्रोक उत्तराखंड के बारे में क्या सोचता है, कैसे विचार रखता है यहाँ के समसामयिक मुद्दों को लेकर। अब ग्रोक से सीधे पूछते हैं कुछ कंट्रोवर्शियल सवाल। हमारा पहला सवाल होगा, उत्तराखंड का सबसे भ्रष्ट नेता कौन है। फिर से इसने एक डिप्लोमेटिक आंसर दिया। इसने कुल 3 नाम लिए। पहला इसने बताया कि हरक सिंह रावत का नाम खूब उछलता है। ये भैजी कभी कांग्रेस में थे, कभी बीजेपी में, मानो पहाड़ी हवा की तरह इधर उधर घूमते रहे। ईडी ने इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध वन कटाई और जमीन घोटालों की जांच की। जनवरी 2025 में 70 करोड़ की संपत्ति कुर्क होने की बात भी सामने आई। लोग बोलते हैं हरकदा तो जंगल से लेकर कुर्सी तक सब पे हाथ साफ कर दिया, पर वो खुद इसे सियासी बदला बताते हैं। फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत का जिक्र भी कम ना है। 2017 से 2021 तक सीएम रहे। इनके वक्त 4 धाम बोर्ड का बवाल हुआ, कुंभ टेस्टिंग घोटाले के इल्जाम लगे और कुछ ने तो ओएसडी के जरिए 200 करोड़ के भ्रष्टाचार की बात भी उठाई। जनता कहती है त्रिवेंद्र जी तो कुर्सी पे बैठ के चाय पीते रहे और काम का ढोल फूटा रहा। कोई पुष्कर सिंह धामी को भी निशाने पे लेता है। खनन माफिया से जोड़ के इल्जाम लगते हैं। पर्यावरण नियम ढीले करने की बात होती है, पर पक्का सबूत ना होने से ये सिर्फ सियासी हवाई लगती है। अब सच क्या है भाई, भ्रष्टाचार की गिनती तो कोर्ट और सबूत तय करते हैं, पर पहाड़ में चर्चा तो यह है कि हरक सिंह रावत का नाम सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ा हुआ है। फिर भी ये सियासत का खेल है, आज ये कल कोई और। जनता बस ताकती रह जाती है और बोलती है कोई ढंग का नेता लाओ जो पहाड़ का भला करे, ना कि जेब भरे। आइए इससे एक और सवाल पूछते हैं कि अब तक के मुख्यमंत्रियों में सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कौन है। इसने फिर से ऐसी शुरुआत की कि हर कोई अपनी कहानी सुनाता है, पर पक्का जवाब मुश्किल है। कुमाऊनी गढ़वाली अंदाज में कहूँ तो जनता की जुबान पे कई नाम चढ़े हैं, पर सबूत और चर्चा के आधार पर बात करते हैं। पहला नाम इसने हरक सिंह रावत का लिया और बोला कि हालांकि वे मुख्यमंत्री नहीं बने, और वही बात कही। मुख्यमंत्री में त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम भी चर्चा में रहा। कुंभ टेस्टिंग घोटाला, 4 धाम का बवाल। विजय बहुगुणा का दौर भी कम विवादित न था। 2013 की बाढ़ की कुप्रबंधन के साथ साथ सिडकुल जैसे जमीन सौदों में भ्रष्टाचार की बातें उठी। लोग बोलते हैं बहुगुणा जी के वक्त तो राहत का पैसा भी राहत न दे पाया। फिर रमेश पोखरियाल निशंक का ऋषिकेश घोटाला लगभग 400 करोड़ का भी बड़ा चर्चित रहा। एक्स पे लोग इसे सबसे मोटा घोटाला मानते हैं। जनता की जुबान पे है निशंक जी ने तो पढ़ाई छोड़ सियासत का पाठ पढ़ा दिया। अब सच क्या है भाई, भ्रष्टाचार की पक्की गिनती तो कोर्ट और जांच एजेंसियां तय करती हैं, पर जनता की नज़र और चर्चा में हरक सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत सबसे ऊंचे चढ़ते हैं।
फिर भी ये सियासत का ढोल है, कभी इसकी थाप कभी उसकी। जनता बस कहती है कोई ऐसा लाओ जो पहाड़ का पैसा पहाड़ में रखे। एक और सवाल इससे पूछते हैं, किस पार्टी की वजह से गैरसैंण राजधानी नहीं बन पाई? इसका जवाब भी एक बड़े आर्टिकल फॉर्म में दे रहा है। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना और तब बीजेपी की केंद्र में सरकार थी। राज्य बनते ही देहरादून को अस्थायी राजधानी बना दिया गया। गैरसैंण का नाम तो राज्य आंदोलन से गूंज रहा था, पर बीजेपी ने उस वक्त इसे पक्का करने के बजाय टाल दिया। लोग बोलते हैं भैजी, बीजेपी ने तो पहाड़ की भावना को समझा ही ना। दीक्षित आयोग बनाया गया राजधानी ढूंढने के लिए, पर उसकी रिपोर्ट में गैरसैंण को मुश्किल बताया गया। कनेक्टिविटी कमजोर, ढांचा नदारद। बीजेपी पर इल्जाम लगा कि उसने मैदानी सुविधा को चुना, पहाड़ को भुला दिया। अगले हेडिंग है कांग्रेस का रोल। 2002 में पहला चुनाव हुआ और कांग्रेस की सरकार बनी। तिवारी जी कुमाऊं के थे, तो उम्मीद थी कि गैरसैंण को आगे बढ़ाएंगे, पर भाई वो भी देहरादून में ही जमे रहे, कोई ठोस कदम ना उठा। लोग कहते हैं कांग्रेस तो वादे करती रही, पर ढोल की थाप में दम न था। 2012-14 में विजय बहुगुणा और फिर हरीश रावत के वक्त भी गैरसैंण की बात हुई, पर स्थायी राजधानी का फैसला ना लिया। हरीश रावत ने तो बाद में कहा अगर हमारी सरकार आई तो गैरसैंण पक्की राजधानी बनेगी, पर जब कुर्सी थी वो चुप्पी रही। बीजेपी की दोबारा वापसी। 2017 में बीजेपी फिर आई। 2020 में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी तो बना दिया, पर स्थायी का ठिकाना ना दिया। जनता बोलती है ये तो आधा अधूरा नाच है भैजी। बीजेपी पर इल्जाम है कि वो पहाड़ की भावना को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करती है, पर असल में देहरादून की कुर्सी ना छोड़ना चाहती। पुष्कर सिंह धामी के वक्त भी यही हाल। गैरसैंण में सत्र होते हैं, पर साल में चंद दिन, बाकी देहरादून ही ठिकाना। असली वजह के इस बारे में इसने बताया कि बीजेपी शुरू में देहरादून को चुना, गैरसैंण को टाला, बाद में ग्रीष्मकालीन का लॉलीपॉप दिया, पर स्थायी का वादा पूरा न किया। कांग्रेस वादे खूब किए, पर सत्ता में रहते गैरसैंण के लिए कुछ ठोस न कर पाई। दोनों की मिलीभगत। सच कहूं तो दोनों पार्टियां देहरादून की सुविधा और मैदानी वोट बैंक के आगे झुकी। गैरसैंण को बनाने में पैसा, मेहनत और पहाड़ी ढांचा चाहिए था, जो ना बीजेपी तैयार थी देने, ना कांग्रेस। नतीजा, गैरसैंण राजधानी न बनने की वजह किसी एक पार्टी से ज़्यादा सियासत का खेल है। बीजेपी ने शुरू में राह बनाई, कांग्रेस ने उसे पक्का ना किया, और दोनों मिलकर गैरसैंण को जनभावनाओं की राजधानी का तमगा देकर टकराती रही। जनता कहती है भैजी ढोल बजाना छोड़ो, अब कुछ काम दिखाओ, ये तो कहानी है। ना बीजेपी अकेली गुनाहगार, ना कांग्रेस, पर दोनों की थाप में गैरसैंण का सपना अभी कोहरे में ही लटका है। ग्रोक से पिछले दिनों उत्तराखंड के एक युवा नेता लुसुन टोडरिया ने सवाल पूछा था, और उससे उन्हें शेयर किया था कि हेलो ग्रोक, उत्तराखंड में पहाड़ विरोधी नेता कौन है? ग्रोक ने इसका जवाब दिया था, हेलो, शोध के अनुसार प्रेमचंद अग्रवाल वित्त मंत्री को पहाड़ विरोधी बयानों के लिए आलोचना मिली, जिसके बाद मार्च 2025 में इस्तीफा देना पड़ा। सौरभ बहुगुणा और रमेश पोखरियाल जैसे मैदानी क्षेत्रों के नेता भी इस धारणा का सामना कर सकते हैं, हालांकि सबूत कम स्पष्ट हैं। इसके बारे में जो इसने नाम लिया, सौरभ बहुगुणा और रमेश पोखरियाल, इनका ये हो सकता है कि इनके कुछ बयान थे बंगाली कॉलोनी को लेकर, उसको लेकर इसने माना कि वो पहाड़ के विरोधी हैं। तो ग्रोक के जवाबों के पीछे क्या है, इसको इस तरीके से हम आसानी से समझ सकते हैं कि ग्रोक अलग अलग प्लेटफॉर्म से, इंटरनेट पर मौजूद जानकारी से अपना जवाब उठाता है, और उसमें जो कुछ उसे मिलता है उसको बैलेंस फॉर्म में आगे लाने की कोशिश करता है। तो हमारी समझ में ये कोई बहुत ऑथेंटिक या बहुत रिलायबल जवाब नहीं माना जा सकता ग्रोक से जितने भी सवाल पूछे गए हैं उनको, लेकिन राजनीति है, राजनीति में मुद्दे, छोटा मुद्दा भी बहुत बड़ा बन सकता है। आने वाले समय में ये चुनाव में या उत्तराखंड की राजनीति में क्या असर दिखाएगा, ये तो वक्त ही बता सकता है। धन्यवाद।